जय हिंद दोस्तों, वेलकम। स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे मूलतः असिस्टेंट भर्ती 2022 के बारे में। असिस्टेंट भर्ती 2022 विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत है और इसमें 43 विषयों के 917 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। दोस्तों, बहुत ही सुनहरा मौका है आपके पास एक अच्छी सेवा में जाने का। अगर आप ऊपरी कमाई में यकीन नहीं करते या इस तरह की एक पीसफुल और एक स्टडी जॉब चाहिए आपको, जिसमें आप शांति से रह सकें, अपने परिवार के साथ समय बिता सकें और एक अच्छे पेमेंट पैकेज के साथ आपको शांति से नौकरी करनी है, तो इससे बेहतर जॉब जो है इस समय आपके पास इसका अच्छा मौका नहीं है। दोस्तों, असिस्टेंट भर्ती 2022 जो हम देख रहे हैं, इसके पहले भी वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं इसके बारे में। तो हमने उसके टेक्निकलिटीज़ के बारे में बताई थी बातें कि किस तरह इसका सिलेबस है और सारी चीज़ें हैं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। आपके लिए ये महत्वपूर्ण है जानना कि पोस्ट इतनी आकर्षक क्यों है। हम देखेंगे कि क्या खासियत है इस पोस्ट की, जिसके लिए आपको जी जान से इसके लिए मेहनत करनी चाहिए। आपको इसमें इमोशनल होके मेहनत करनी होगी ताकि एक सीट आपकी पक्की हो जाए। इमोशनल कोशिएंट या ईक्यू का ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा आईक्यू के साथ साथ। किसी भी परीक्षा में या किसी भी जीवन की जंग में ईक्यू जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों, आईक्यू तो करता ही करता है, लेकिन ईक्यू हमें मोटिवेट करता है। ईक्यू से जितना आप ज़्यादा काम लेंगे उतना ही आपको ये मोटिवेट रखेगा और कंटिन्यू मोटिवेट रखेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप इस चीज़ को समझें कि इस पद का अट्रैक्शन क्यों है, क्या सुविधाएं मिलती है और क्यों आपको इसके लिए दिन रात एक करना चाहिए। अगर आप इसकी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहें। सीपी स्मार्ट क्लासेस में जुड़ने के लिए आप 8299226960 नंबर पे एंट्री असिस्टेंट प्रोफेसर लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए और सीपी स्मार्ट क्लासेस का एप्लीकेशन जो है डाउनलोड कर लीजिए, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ इससे संबंधित सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा कि कैसे जो है कोर्स आपको ज्वाइन करना है। दोस्तों, आइए चलते हैं हम अपनी इस पोस्ट के जो है अट्रैक्शन के बारे में देखते हैं, इसके जो है पेमेंट के बारे में देखते हैं, पर्क्स देखते हैं, फैसिलिटीज़ देखते हैं। सारी चीज़ों को हम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। इस पद का आकर्षण क्यों है, सबसे पहले जानेंगे कि ये पोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। दोस्तों, अगर आप एक सही समय पे इस जॉब को ज्वाइन करते हैं, इस पोस्ट को ज्वाइन करते हैं, तो आपके पास इसमें प्रमोशन के भी अच्छे चांसेस होते हैं। एक गरिमामय पद होता है। टीचिंग की जॉब आपको पता ही है दोस्तों, एक गरिमामय पोस्ट होती है, रिस्पेक्टेड जो है पोस्ट होती है। और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो सैलरी होगी वो कितनी होगी? 90,000 रुपये। 90,000 रुपये आपकी सैलरी होगी। और इसके बाद जब आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं, आप क्या बनते हैं? एसोसिएट प्रोफेसर। एसोसिएट प्रोफेसर जब आप बनते हैं तो एसोसिएट प्रोफेसर बनने का दो तरीका है। एक तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आप 8 साल में बनते हैं, और अगर जो है आप सीधे टाइम बार प्रमोशन होता है तो आप 12 साल में एसोसिएट प्रोफेसर बन जाते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर बनने के बाद आपका जो पैकेज हो जाता है वो 2.5 से 3 लाख रुपए जो है मासिक हो जाता है। 2,40,000, 80,000 या 3 लाख तक लगभग हो जाता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कितने अच्छे वेतनमान की पोस्ट पे आप जॉब कर रहे होंगे उस समय। तो पेमेंट को लेके ये बातें हो गई। सुविधाएं, अब अगर सुविधाओं में बात करें तो आपको पता है टीचिंग जॉब जो होती है दोस्तों बहुत ही पीसफुल होती है, बहुत इजी होती है। अन्य जॉब्स की तुलना में आप देखेंगे कि इसमें जो है आपको काफ़ी कंफर्ट रहता है और जो समाज में आपको सम्मान और इज्जत मिलती है वो अलग से बोनस है। सुविधाओं में हम एक चीज़ पर ध्यान आपको आकर्षित करना चाहेंगे, इसमें मिलने वाली छुट्टियों के बारे में। दोस्तों, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में 56 दिन की
समर वेकेशन मिलती है, ठीक है। जो आपकी समर वेकेशन होगी या गर्मियों की छुट्टियां होंगी वो आपको कितने दिन की मिलेंगी? 56 दिन की। किसी भी सरकारी नौकरी में शायद ही इतने दिन का अवकाश आपको मिले, मतलब लगभग 2 महीना आपका केवल गर्मी की छुट्टी का मिलता है, लगभग 1 आध हफ्ते आपको विंटर वेकेशन मिलता है। और इसके अलावा भी जब कॉलेज बंद होता है बहुत सारे अवसरों पे तो अवकाश रहता ही है। तो आप इस 2 महीने की लंबी छुट्टी का इस्तेमाल आप कुछ क्रिएटिविटी में कर सकते हैं। लोग विदेशों में घूमने जाते हैं, एंजॉय करते हैं, अपने परिवार के साथ पूरा समय बिताते हैं और बहुत कुछ जो है यूटिलाइज करते हैं इस पूरे समय को। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जो है अच्छी बात है समय के हिसाब से, अपने समय को बिताने के हिसाब से गर्मियों में या जो है जब भी छुट्टियां मिलती हैं आप इजीली जो है बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। और वेतनमान भी अच्छा है, आपको पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक अट्रैक्शन है जो आपको प्रेरित करेगा इस जॉब में आने के लिए। आप देखिए प्रमोशन देखते हैं दोस्तों। इसमें प्रमोशन जैसा कि हमने बताया कि एसोसिएट प्रोफेसर आपको बनना है तो 8 साल या 12 साल, अधिक से अधिक 12 साल में आप जो है एसोसिएट प्रोफेसर बन जाएंगे और सैलरी भी आपकी काफ़ी अच्छी खासी हो जाएगी। इसके साथ ही साथ एसोसिएट प्रोफेसर के बाद आपके पास 3-4 साल में जो है प्रोफेसर बनने का भी चांस रहता है। और दोस्तों ये आश्चर्य की बात नहीं है, प्रोफेसर बनने के 10 साल बाद तक अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड काफ़ी साउंड है, काफ़ी अच्छा है, तो आपके पास वाइस चांसलर बनने के भी चांसेस होते हैं। आप 10 साल बाद वाइस चांसलर भी बन जाते हैं। और प्रोफेसर में भी 62 साल जो है रिटायरमेंट की एज है, 65 साल करने की बात हो रही है। तो आप जो है अच्छे से प्रोफेसर बन सकते हैं। और अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और चीज़ें बहुत अनुकूल होती हैं तो आप राज्यपाल की पोस्ट तक भी पहुंच सकते हैं। मतलब आप अगर एक अर्ली एज में सिलेक्ट हो जाते हैं दोस्तों, और अगर आपका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और चीज़ें आपके फेवर में हैं तो आप राज्यपाल तक बन सकते हैं। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस पोस्ट का ये सबसे बड़ा अट्रैक्शन है, सबसे बड़ा आकर्षण है, ठीक है। तो कुल मिला के इसमें अच्छा खासा प्रमोशन है और पद का आकर्षण है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह जो है एक अच्छा सा मौका है आपके पास। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो है अभी विज्ञापन 50 आया था दोस्तों, 1 साल के भीतर ही उसकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। तो इसमें बहुत लेट लतीफ़ी भी नहीं है कि बहुत रिजल्ट में या ज्वाइनिंग में बहुत लेट लतीफ़ी होगी, ठीक है। 2014 का विज्ञापन आया था। विज्ञापन जो 46 था, विज्ञापन 46 जो था वो 2014 में आया था और 2018 में इसकी ज्वाइनिंग हो गई, ठीक है। 2018 में इसकी ज्वाइनिंग हो गई। और जो विज्ञापन संख्या 50 है, विज्ञापन संख्या 50, 1 साल में इसकी जो है 1 साल के भीतर ही ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी हो रही है। तो आप देख रहे हैं कितनी तेजी से इसमें जो है काम चल रहा है। आयोग बहुत ही फास्ट काम कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब दोस्तों, अगर आप एक सही समय में एक अच्छा कैरियर देख रहे हैं और आप इसके लिए एप्लीकेबल है तो जरूर भरें और इसके लिए प्रयास करें। तो चलिए ये तो बात हो गई पोस्ट की। इस सीपी स्मार्ट क्लासेस में हम कोर्स चला रहे हैं दोस्तों, और आपके लिए जो जीके की क्लास है वो मैं पढ़ाऊंगा। तो जीके का सेक्शन जो है हमने डिस्कस किया है कि 30 सवाल इससे पूछे जाते हैं। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं दोस्तों तो 30 सवाल जो है करने में आपको कहीं से भी मुश्किल नहीं आएगी। 70 सवाल आपके विषय से आते हैं जो कि निस्संदेह आपका मजबूत होगा और आप उसकी तैयारी कर चुके होंगे। अगर जो है उसमें कोई कमी होगी तो आप उसे समय रहते दूर भी कर लेंगे। जीके का जो पोर्शन है दोस्तों 30 नंबर का, उसके लिए हम आपके साथ मेहनत करेंगे और प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप एग्ज़ाम हॉल में कर पाएँ। तो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे किसी एक सेक्शन के बारे में दोस्तों। आइए डिस्कस करते हैं। जीके में आपको दोस्तों पढ़ना है
इंडियन पॉलिटी के बारे में। इंडियन पॉलिटी भी एक सेक्शन है, उसके बारे में आपको पढ़ना है, तो थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, जैसे संविधान के बारे में आपको पढ़ना है, इसके अंग, आपको व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ना है, आपको कार्यपालिका के बारे में पढ़ना है, आपको पढ़ना है न्यायपालिका के बारे में। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट्स हैं या इसके जो प्रोविजंस हैं, मुख्य प्रावधान क्या है, हमारी व्यवस्थापिका किस तरह काम करती है, न्यायपालिका किस तरह काम करती है, कार्यपालिका के कौन कौन से अंग हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद किस तरह काम करती है, किस तरह संविधान उनको अधिकार देता है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो पॉलिटी में हमको दोस्तों क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो एक आउटलाइन हमने आपको डिस्कस कर दी। पॉलिटी में कुछ और चीज़ें देखते हैं दोस्तों, कि जैसे संविधान से हम शुरू करेंगे, संविधान से हम शुरू करेंगे तो सवाल बहुत डीप नहीं पूछा जाता। आप अगर मतलब संविधान की एक समझ बना लेंगे, कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स पढ़ लेंगे, और जैसा कि मैंने बताया पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट की पोस्ट है, पीएम की पोस्ट है, गवर्नर है, राज्यपाल, निर्वाचन आयोग है, कुछ संवैधानिक निकाय हैं, इनके बारे में आप एक ठीक ठाक जानकारी रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा पॉलिटी में। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान हम जानेंगे दोस्तों संविधान क्या है। यहाँ से हम अपनी इंडियन पॉलिटी की क्लास शुरू करेंगे, तो आज कुछ आइडिया आपको देंगे। संविधान क्या है? संविधान दोस्तों एक वैधानिक दस्तावेज है। क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट। संविधान क्या है? एक वैधानिक दस्तावेज है जो उस देश की जनता की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होता है। मतलब किसी भी देश या किसी भी समाज का एक संविधान होता है जो रिफ्लेक्ट करता है उनकी आकांक्षाओं को। संविधान क्यों होता है? दूसरा जो टॉपिक है हमको समझने के लिए वो क्या है, होता क्यों है संविधान। व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो संविधान की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि संविधान ही मूल नियमों का एक समुच्चय है या संग्रह है। संविधान के बारे में एक आउटलाइन लेंगे तो हमें ये पूरी बात समझ में आएगी कि संविधान के जो प्रोविजंस जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा कि वो क्यों रखे गए हैं, उनको याद करने में भी हमें आसानी होगी। तो संविधान की जो मौलिक बात है कि संविधान की आवश्यकता हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में क्यों है, या किसी भी देश के या समाज के पॉलिटिकल सिस्टम में क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात यह है कि वो कुछ बुनियादी नियमों का संग्रह है, कुछ फंडामेंटल रूल है, उनका क्या है, एक सेट है, पहली बात। दूसरी बात, शक्तियों का विभाजन। हम नोट डाउन भी कर दे रहे हैं थोड़ा सा, 2-3 बातें हैं इसके बारे में। संविधान एक परिचय, तो परिचय हो गया, वैधानिक दस्तावेज है। और दूसरी बात आवश्यकता, तीसरी बात प्रकार, और सफल संविधान। ठीक है, हम समझेंगे संविधान की कुछ मौलिक बातों को। तो हम देखेंगे कि संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो पहली चीज ये है कि कुछ बुनियादी नियमों का ये एक संग्रह है जो समाज में स्वतंत्रता, समानता और कुछ ऐसे जो है
नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करता है जिनसे किसी भी स्थिति में समझौता नहीं किया जा सकता। जाहिर सी बात है, इसकी आवश्यकता किसी भी समाज या देश को विकसित होने के लिए पड़ती है। दूसरी बात क्या है, संविधान की आवश्यकता क्यों है हमें? दोस्तों, अगर किसी भी देश या समाज में शक्तियों का विभाजन न हो, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, संस्थाएं होती हैं, अगर उनमें शक्तियों का स्पष्ट विभाजन न हो तो कंट्राडिक्शन उत्पन्न हो जाएगा, कोलिजन उत्पन्न हो जाएगा या विरोधाभास या संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा। तो संविधान की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि संविधान जो है सरकार के अनेक अंगों के बीच, अनेक संस्थाओं के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन करता है ताकि हर अंग सुचारू रूप से बिना एक दूसरे को छेड़ते हुए अपना काम कर सके और समाज और देश के विकास में अपना योगदान दे सके। शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, संविधान की आवश्यकता क्यों है? संविधान किसी भी देश या समाज के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार देता है और उन मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए विशेष परिस्थितियों में या पब्लिक को कुछ ऐसे नियमों को पालन करने के लिए सरकार को कानून बनाने की अनुमति देता है। मतलब एक बैलेंस बनाता है कि सरकार के बनाए हुए कानून और नागरिकों के अपने हित के नियम, ताकि उनके जो है ह्यूमन राइट्स या मानवाधिकार वायलेट न हो सके, इसकी एक व्यवस्था बनाता है हमारा संविधान। अगर संविधान नहीं होगा तो सब कुछ मनमाना हो जाएगा। तानाशाही देशों में आपने इस चीज़ का एग्जाम्पल देखा होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात अंत में, संविधान किसी भी देश या समाज के वो होता है, समाज और किसी भी देश या समाज का एक तरह से प्रतिबिंब होता है। जैसे हम कहते हैं ना, साहित्य जो है समाज का प्रतिबिंब होता है, वो रिफ्लेक्ट करता है। तो दोस्तों, इसी तरह जो साहित्य की तरह संविधान भी होता है, वो किसी देश या समाज, इन दोनों चीज़ों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होता है, उनकी उम्मीदों का प्रतिबिंब होता है, उनकी सोच का प्रतिबिंब होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी समाज में समानता, इक्वलिटी, भाईचारा, स्वतंत्रता, फ्रीडम, लिबर्टी, ये सारे जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता, अगर किसी देश के संविधान में ये रिफ्लेक्ट हो रही है तो कहीं ना कहीं ये उसके संविधान के साथ साथ उस देश की जनता, उसके समाज को भी रिफ्लेक्ट कर रही है। ये दिखाती है कि संविधान का निर्माण ठोस वजह से हुआ। जैसा कि अपने देश का संविधान है, आपको पता है कि हमारे संविधान की पृष्ठभूमि काफ़ी समृद्ध है। एक लंबे राष्ट्रीय आंदोलन के पश्चात हमारे संविधान का निर्माण हुआ। तो दोस्तों, इस तरह जो है संविधान हमारे लिए आवश्यक भी है, महत्वपूर्ण भी है और मौलिक है इस अर्थ में क्योंकि उसका निर्माण एक काफ़ी सफल राष्ट्रीय आंदोलन के पश्चात हुआ। तो ये संविधान की कुछ मौलिक बातें हैं। इसके बाद हम इसके डिटेल में उन चीज़ों को डिस्कस भी करेंगे जो परीक्षाओं में सीधे पूछी गई हैं। किसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, कैसे इसको बनाने के लिए संविधान सभा का निर्माण हुआ, उसके चुनाव हुए और इसके बाद कई चार्टर, एक्ट और अधिनियमों के बाद जो है इस स्थिति में जो है हमारा देश पहुंचा और संविधान सभा पहुंची, उसने अपने देश को चलाने के लिए एक संविधान का निर्माण किया। तो बाकी चीज़ें फैक्चुअल चीज़ें या क्वेश्चन फॉर्म में हम उन चीज़ों को देखेंगे जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। संविधान से हम शुरू करेंगे, एक मौलिक चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह जो है चीज़ें घटित हुई, क्रम से इसको देखेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इस पद के साथ जो भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं आप उसको जो है अपनी अंतरात्मा में बसा लीजिए दोस्तों, और पूरी लगन से, पूरी मेहनत से एक सीट सुनिश्चित करने के लिए डट के प्रयास करिए। इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के संबंध में। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारियों के साथ और एक छोटे से टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।